नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत के ज्ञान भंडार पर चर्चा करते हुए आज हम वास्तु विषयक ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत के अध्येताओं को और आजकल जो वास्तु की प्रैक्टिस या वास्तु का अभ्यास कर रहे हैं, वास्तु के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको ये जान के आश्चर्य होता ही है कि संस्कृत में वास्तु के भंडार, वास्तु के ग्रंथों का कोश सबसे अधिक। ये सबके लिए भी आश्चर्य है कि संस्कृत हम लोग जितना समझते हैं, लोग केवल एक किताब की चर्चा कर लेते थे या मुहूर्त के जितने ग्रंथ थे उन ग्रंथों में केवल केवल और केवल एक नाम मिल जाता था, विश्वकर्म संहिता का या विश्वकर्म प्रकाश का। बस उससे लोग काम चला लेते थे। लेकिन जब इस पर काम शुरू किया 2001 में, तब एक ग्रंथ बना और उसके बाद आज की तारीख में यानी 2023 है, 23 वर्षों में वास्तु के लगभग हम लोग 100 ग्रंथ इस देश को समर्पित कर चुके हैं। आज दुनिया भर में वास्तु के प्रति जो जागरण, जो श्रद्धा और जो विश्वास, मैं इसको विश्वास कहूंगा, जागृत हुआ है, वो इन भारतीय संस्कृत ग्रंथों की देन है। दुनिया भर में चर्चा हो रही है। रूस, मेरे कई मित्र हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। फ्रांस मित्र हैं जो इन पर काम कर रहे हैं। इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और तो और बाली, सुमात्रा, जावा, कहां पर वास्तु के ग्रंथों की चर्चा नहीं है। कितने वैभव की, कितने गौरव की बात है। कुछ साल पहले, एक उदाहरण से मैं बात शुरू करता हूं अपनी। कुछ साल पहले हमें आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी से मिलने का सौभाग्य मिला था और कई बार वो वास्तु को नकार देते थे, लेकिन जब हम मिले तो हमने अपनी किताबें उनके सामने, उनके हाथ में रखनी शुरू की। ये सौभाग्य था। संत के हाथ में हमने वास्तु की किताब पर किताब, मेरे साथ नरेंद्र उमरीकर थे और श्री श्री जी के जो बहुत निकटस्थ लोग हैं, शिष्य समुदाय, वो भी। हम एक एक किताब रखते चले गए, एक एक किताब रखते चले गए। उन्हें ताज्जुब हुआ कि वास्तु पर इतनी सारी बुक्स। मैंने कहा था, यदि वास्तु सब्जेक्ट सामान्य होता, काम का नहीं होता, उपयोग विहीन होता, तो इस देश के पास 100 ग्रंथ नहीं होते। बस उसके बाद ये ताज्जुब करेंगे कि उनके आश्रम में वास्तु सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ आदरणीय मगरवार साहब को भी याद करना चाहता हूँ कि वास्तु शत सूत्राणी वहां से निकली। मेरी तो सारी पुस्तकें चौखंबा और परिमल से निकली है, लेकिन वहां से उनकी वास्तु शत सूत्राणी निकली। ये एक प्रसंग इसलिए मुझे याद आता है बार बार कि हम लोग कभी भी वास्तु को उपयोग विहीन नहीं समझे। ये एक ऐसा विषय है जिस पर 100 ग्रंथों को तो काम हम कर चुके हैं, लेकिन आप देखिए, अब जब मैंने आगमों का काम शुरू किया है, आगमों को हाथ में लिया है, तो आप देखिए 100 आगम, शिवागम, वैष्णवागम, शाक्तागम, सूर्यागम या सौरागम, और भी मुझे मिलते चले जाएंगे। इतने ग्रंथ वास्तु पर आधारित हैं। इस देश के पास इतनी बड़ी संपदा। मैंने तो काम शुरू किया था चित्तौड़ से, और चित्तौड़ में सूत्रधार मंडन हुए हैं।
ये 1433 से लेकर 1468, 1468 महाराणा कुंभा का जो काल है, उस काल में सबसे अधिक वास्तु का कार्य हुआ। उनकी करनी और कथनी, करनी, कटार और कलम लगातार चली। वहां उनका दरबारी सूत्रधार, कई सूत्रधार थे। उनमें से जो जेता था, उन्होंने नारद पृच्छा लिखी, वास्तु का ग्रंथ है, जिसको हम लोग क्षीरार्णव के नाम से जानते हैं। क्षीरार्णव, क्षीर से क्षीरार्णव। और मंडन, जो जिन्होंने कुंभलगढ़ बनवाया, दुनिया का वो सबसे बड़ा दुर्ग, जिसकी दीवारें कहते हैं अंतरिक्ष से नजर आती, वो सूत्रधार मंडन। उनके जब ग्रंथों पर काम शुरू किया, पहला ग्रंथ था देवता मूर्ति प्रकरणम, जो मूर्ति कला से संबंधित था, और उसके बाद रूपमंडन, जो भी मूर्ति कला से संबंधित था। फिर राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, वास्तु सार मंडनम, शाकुन मंडन, ये जो ग्रंथ मुझे लगातार मिलते चले गए, आय तत्वम, जिन पर हम लोग वास्तु मंडनम, जितने भी काम इनके ग्रंथों पर शुरू किया, तो एक तो मुझे लगा कि इन वास्तु से संबंधित सब शब्द समझ में आ गए कि ये हैं, इनका तालमान ये है। और ये भी समझ में आता गया कि बहुत सारे पक्षों में मेजरमेंट की बातें हैं। श्लोक हम लोग पकड़ते गए, और तब एक बड़ा काम हाथ में लिया, वो था मय का। रामायण में प्रसंग है, सब लोग रामायण को जानते हैं। रावण का जो ससुर है, मय है, मंदोदरी उसकी पुत्री है। इस कथा में कुछ अंतर भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रसंग है कि रावण के दरबार में मय, मय ने ही महाभारत में जो सभा पर्व है, या जो वो जो सभाएं बनाई थी, वो मय की देन। वायु सभा, इंद्र सभा, कितने प्रकार की सभाएं, पांडवों के लिए, कौरवों के लिए, ऐसा निर्माण जिसमें यदि दुर्योधन जाता है तो द्रौपदी हंस देती है, अंधे के बेटे, क्योंकि वो जहां पानी समझता है, वहां तो पानी है ही नहीं, और जहां वो कुछ नहीं समझता, वहां पानी आ जाता है। ये जो चमत्कार, बात कहने का ढंग है, वास्तु की उपयोगिता और प्रतिष्ठा स्थापित करने का एक प्रयास। आप देखिए, उसी मय के जितने ग्रंथ सामने आते हैं, उनमें पहला ग्रंथ मय मतम है, जो लगभग 10वीं शताब्दी में तैयार हुआ। 10वीं शताब्दी का मतलब 11वीं शताब्दी में, जब चोल साम्राज्य था और जो बृहदेश्वर का मंदिर बना, उसके बाद आसपास भी बहुत सारे मंदिर जब बनने का शुरुआत हुई, तो ये जो एक ग्रंथ सबके लिए उपयोगी हुआ, वो मय मतम था। 36 अध्याय, और पहले अध्याय वस्तु संग्रह अध्याय से लेकर मूर्ति या मतलब प्रतिमा लक्षणा अध्याय तक, सारे सारे विषय वास्तु के आ जाते हैं। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ जब इन ग्रंथों के संपादन हम लोग कर रहे थे, कि संस्कृत एक ऐसी सार्वदेशिक भाषा, जो भले ही साउथ में पनपी हो, लेकिन उसका उपयोग भी उत्तर में लगातार होता रहा, क्योंकि रूप मंडन में उसके ग्रंथ में मिल जाते हैं, वास्तु मंडनम में हम लोगों को मिल जाते हैं। ये जो आदान प्रदान था, हिमाद्री ने भी मय को, विश्वकर्मा को, अपन आगे बढ़ रहे हैं संस्कृत के ज्ञान भंडार में। जब हम लोग आगे प्रवेश करते गए, तो मुझे पता चला कि मय संग्रह, मय दीपिका, मय दीपिका में तो मूर्ति बनाने की बहुत सारी कलाएं, हालांकि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं हिमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बृहद कोश, जिसको एक व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं उठा सकता है, इतना बड़ा कोश, चतुर्वर्ग चिंतामणि। और उसका जो वृत्तखंड है, बड़ा वृत्तखंड, 2 भाग में, बड़ी साइज में, एशियाटिक सोसाइटी से 1880 के बाद ये छपना शुरू हुआ, और लगभग 20 वर्षों तक छपा। उस समय सुविधाएं भी कम थी, लेकिन पंडित कितनी प्रूफ, देख देख के, आज की तरह से नहीं कि इधर से उठाया उधर, नहीं, संस्कृत के पंडित बड़े मनोयोग के साथ जुटे हुए थे। उस जमाने के, जो कलकत्ता संस्कृत सीरीज के लिए काम करते थे, या कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में, जिसको विल्सन ने स्थापित किया, वहां जो छंटे छंटाए लोग, जिनके नाम के आगे काव्य तीर्थ
ये सारी उपाधियां उसी समय शुरू हुई है। काव्य तीर्थ, सांख्य तीर्थ, ऐसे लोगों ने लग लग के उन ग्रंथों का संपादन किया। हम लोग आज कुछ कर रहे हैं। बार बार प्रश्न आता है। तो आप देखिए, मय दीपिका, मय शास्त्र, जिसको हम लोग तच्चु शास्त्र भी साउथ में कहते हैं, और मय संग्रह, ये जब ग्रंथ तैयार किए, तो मय मतम का जो हम लोगों ने वॉल्यूम तैयार किया था, वो 5 किताबों वाला हो गया। हालांकि अब भी लोग मुझे कहते हैं इनका अर्थ कर दीजिए। अरे अर्थ मैं ही करता रहूंगा, मैंने दे दिया आपको पाठ, बैठे बैठे आप कुछ अर्थ करिए उनको। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रेरणा काम करती है कि मुझे भी कुछ करना है। संस्कृत के प्रेमियों को, संस्कृत के विद्यार्थियों को मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास, हम लोग तो पांडुलिपियां ढूंढते फिरे। हम लोग तो कभी कहाँ से प्रकाशित पाठ, और यदि वो कर्नाटक में या तमिल में या मलयालम तेलुगु उसमें था, तो भी हम लोग उसको देवनागरी करवाने में तुले रहे। आज तक हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि वो देवनागरी अक्षरों में मिल जाए तो हम अर्थ करते हैं, और हम तो देवनागरी में दे रहे हैं तब भी। आप देखिए, वास्तु के ग्रंथों का सबसे पहला जो प्रयास था, वो 1836 में डॉक्टर रामराज ने, जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एक ग्रंथ तैयार। और उसके बाद 1920 के आसपास, बल्कि 19 से 1817 से ही काम शुरू हो गया था, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने यह काम हाथ में लिया और एक ग्रंथ का प्रकाशन किया। एक ग्रंथ मानसार, जिसमें 7,000 से कुछ ऊपर श्लोक हैं, और प्रसन्न कुमार के साथ, आचार्य श्री के साथ, उस जमाने के 300 विद्यार्थी, उस जमाने के कितने स्कॉलर रहे होंगे सब लोग, 300 विद्यार्थी उनके साथ एक ग्रंथ पर काम करना, मानसार। और मानसार पर जब काम हुआ, तो वो लगभग 6 भागों में निकला। किसी में मूल पाठ है, किसी में आलोचना पाठ है, किसी में उसका अंग्रेजी अर्थ है, किसी में उससे संबंधित ड्राफ्ट है, और किसी में उससे संबंधित एक पूरा वॉल्यूम तो एनसाइक्लोपीडिया है। हम लोगों ने कभी उस पर नजर नहीं लगाई कि कैसे वास्तु के ग्रंथ खोजे जा सकते हैं। ये एक ग्रंथ, और इसके बाद त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज ने जो काम किया, तो वास्तु के कुछ ग्रंथों का केवल मूल पाठ हम लोगों को सौंपा त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज से। उनमें से सिर्फ एक ही ग्रंथ था, वास्तु विद्या, जिसकी संस्कृत में टीका के बाद उसको रिप्रिंट किया गया। और जब हमने उसका अर्थ किया, आजकल तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो हमारे ही अर्थ को काम लेके बाद में कहते हैं हम पहली बार अर्थ कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अर्थ तो 2002 के बाद वास्तु पर लगातार काम होता रहा है, कोई ग्रंथ छोड़ा कहाँ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ऊपर आप कुछ मत दीजिएगा। मैं आपको एक ऐसे इतिहास में ले जा रहा हूँ जहां मेरा तो केवल एक आपको सौंपने का प्रयास है कि हम लोग कैसे इन ग्रंथों को सामने लाते चले गए। तो त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज से निकला था सम्रांगण सूत्रधार। और सम्रांगण सूत्रधार की चर्चा उसके यंत्र अध्याय से ज्यादा होती है, जिसमें विमान बनाने की विधि आई है। विमान भी 2 प्रकार के, दुनिया में यह पहला उदाहरण जो विमान बनाने की विधि लिखी, कैसे बन सकता है, कैसे चल सकता है, कहाँ तक जा सकता है, वो विधि। तो उसकी चर्चा ज्यादा उस ग्रंथ की उस अध्याय से हुई। उस पर अपन कभी एक अलग से चर्चा करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ग्रंथ मूल रूप से वास्तुशास्त्र राजा भोज का लिखा हुआ, 1015 से लेकर 1055 तक जिनका समय रहा, उन्होंने उस ग्रंथ को तैयार किया। और फिर 1230 के आसपास एक ग्रंथ और संपादित हुआ चित्तौड़ में। राजा भुवन देव, जो राजा अल्लट का नाम से, अपराजित के नाम से, वो एक ग्रंथ तैयार करते हैं, अपराजित प्रच्छा। और ये मान्यता चूंकि सम्रांगण सूत्रधार में आती है, विश्वकर्मा के 4 पुत्र हैं, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित। अपराजित के नाम पर वो अपनी एक प्रच्छा इसलिए तैयार करते हैं कि 3 ग्रंथ पहले थे, जय, पृच्छा,
जो मूल रूप से सम्रांगण सूत्रधार है। विजय प्रच्छा, जिसका कुछ अंश हमें मिला है। सिद्धार्थ प्रच्छा का कोई पार्ट हमें नहीं मिला, लेकिन हेमाद्रि ने उसके श्लोक उद्धृत कर रखे हैं, इसका मतलब ग्रंथ था। और अपराजित प्रच्छा, जिसमें 239 चैप्टर में वास्तु से संबंधित कोई विषय बाकी नहीं रह जाती। संस्कृत वाले कभी ध्यान दें कि इतना सारा ग्रंथ भंडार हम लोगों के पास है, हम उसका उपयोग करके। और देखिए, ये सारा का सारा ग्रंथ भंडार आईआईटी वाले लोग कई जगह पूरे की पूरी हम लोगों को ये तक आ गया, जो मुझे आपका हर शब्द हमें चाहिए। मध्य प्रदेश से अभी भी बात हुई थी, आपका हर शब्द हमें चाहिए। हर आदमी ये सोचता है। तब मेरा कोई शब्द नहीं है, ये तो सब महर्षियों के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो आप देखिए, विश्वकर्मा के नाम से मिलने वाला ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश, जो बहुत छोटा सा ग्रंथ है। और विश्वकर्मा प्रकाश मूल रूप से वास्तु का नहीं है, वो वास्तु से संबंधित मुहूर्तों का और पूजा विधान का ग्रंथ है। छोटे से मंदिर के नाम आ जाते हैं, या वास्तु की पूजा, वास्तु देवों की पूजा का वर्णन आ जाता है। बाकी उसमें ऐसा कोई बनाने का ज्यादा, लेकिन लोग उसको ऐसा विश्वकर्मा, सारे के सारे मुहूर्त उसको सब लोगों ने अपनाए। और एक बड़ा अध्याय जो इन सब विषयों को समाहित कर लेता है, वो है बृहत संहिता में वरामिर का वास्तु अध्याय। उसका नाम है वास्तु विद्या अध्याय। और ये अध्याय जो 53वां है, और यदि भट्टोत्पल की टीका हम देखें तो उसमें ये 52वां आ जाता है। और एक योगीश्वर की टीका और है बृहत संहिता, उसमें भी इसी क्रम पर ये मिल जाता है। लेकिन जो विश्वकर्मा प्रकाश है, वो छोटा सा, बहुत छोटा ग्रंथ है। इसकी इतने लोगों ने टीका कर दी, पहले ही टीका थी, लेकिन संस्कृत के प्रेमियों को काम के लिए आगे आना चाहिए। मैं संस्कृत के सब विद्यार्थियों से अपील करता हूं, इन सब ग्रंथों को अपने हाथों से परीक्षित करके, संपादित करके सीखें। आज सबके पास वास्तु के ग्रंथ मिल जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, संस्कृत की उपयोगिता उसके उन ग्रंथों से है जो ग्रंथ आम आदमी के काम के हैं। यदि किसी के घर में वास्तु का कोई ग्रंथ है, तो वो कभी उसको रद्दी में नहीं जाने देगा, संभाल के रखे। बाकी कोई भी किताब ले जाओ, मेरी कॉपी भरी हुई भी ले जाइए आप, वास्तु क्या दूसरी पीढ़ी के काम आएगा, वो दूसरे को हस्तांतरित करेगा। तो संस्कृत के पास ये जो वास्तु के ग्रंथ है, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा इतने सुंदर, विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा संहिता, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, और इसके आगे विश्वकर्मियम। मैं संस्कृत के प्रेमियों से ये अपील करना चाहता हूं, विश्वकर्मियम में सिर्फ 98 श्लोक है, 98। उसका पाठ मुझे मिला, लेकिन वो अच्छा नहीं मिला। उसका मलयालम में जो अनुवाद हमारे मित्र बी शिवम ने किया, मैं शिवम जी को समझा समझा के कई बार मतलब तंग आ गया हूं, कि मुझे उसका किसी भी प्रकार से किसी मित्र को बिठा के 98 श्लोक का देवनागरी में कर दें। अभी तक नहीं हुआ। इस काम को, इस इंतजार में मुझे 10 वर्ष हो गए होंगे। और श्लोक कितने हैं? 98। यदि कोई 98 श्लोक हमें दे दे, मैं 2 दिन में अर्थ कर दूं, लेकिन हुआ ही नहीं एक ग्रंथ अभी तक। इसके अलावा आप देखिए, मनुष्यालय चंद्रिका, नारायण नंबूदरी की तंत्र समुच्चय, हालांकि वो मंदिर से संबंधित है, मंदिर वास्तु से, लेकिन ये ग्रंथ हम लोगों के बीच, महाराष्ट्र से हमें ग्रंथ मिला था, सुखानंद वास्तु। सुखानंद वास्तु के लिए जब हमें कहा गया, मगरीवार साहब ने कहा था कि साहब ये ग्रंथ, मैंने कहा कर देंगे। जब मैंने उसको तुलना के दृष्टि से अर्थ करना शुरू किया, तो मुझे पता चला केवल छंद बदल के वो जो राजवल्लभ है, उन्हीं विषयों को उन्होंने ले लिया था। तो आप देखिए, राजवल्लभ जब हम काम कर चुके थे, उससे संबंधित सारे विषय खोल चुके थे, तो इस ग्रंथ को खोलने में भी हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई, और एक ग्रंथ बन गया वास्तु प्रदीप। एक अलग से ग्रंथ हमें मिला था भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में, और जब उसको लाए तो वो भी एक ग्रंथ बन के तैयार हो गया। मुझे लगता है इतने सारे ग्रंथों के नाम तो मैंने आपको दिए हैं,
लेकिन एक लंबी सूची वास्तु के ग्रंथों की हम लोगों के पास हैं। मैं उसको आज सुनाने के बजाय केवल ये कहना चाहता हूं, ऐसा कोई विषय इसमें नहीं है। हमारे भवन कैसे हों, हमारी भूमि कैसी हो, हमारे गांव कैसे हों, किस गांव में मेरा रोजगार पनप जाएगा, किस गांव में यदि अ वाला अक्षर है, वो यदि ब वाले अक्षर से, ये जो कांकड़ी गणना है तो तालमेल अच्छा हो गया, अमिताभ बच्चन और मुंबई, तो वो कैसी उसको लाभदायी हो सकती है। और यदि त त, द, धनों के वर्ग के साथ हमारी नहीं बनी, तो हमारे क्या क्या कुछ हो, क्या वर्णन नहीं किया। ये छोटे छोटे से सूत्र हैं कि हम लोगों के पास इन ग्रंथों का होना और उनका उपयोग करना संस्कृत मित्रों अनुपयोगी या केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है। संस्कृत अतीत की भाषा नहीं है। संस्कृत भविष्य की भाषा। संस्कृत भविष्य के दरवाजे खोलेगी, भविष्य के ताले खोलेगी। भविष्य की चाबी संस्कृत के ग्रंथों के पास है। मैं जानता हूं इस देश में जो पांडुलिपियां हैं, उनमें 70% पांडुलिपियां संस्कृत की है। और हम सब विद्यार्थी, मैं कई विद्यार्थियों से बात जब भी करता हूं तब मुझे कहते हैं कि मैं एक ऐसी टीका का संपादन कर रहा हूं। मैंने कहा आप टीका का संपादन करके क्या करेंगे, एक डिग्री ले लेंगे, वो छापेगा, उसका विषय का महत्व क्या है। अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे उपयोगी ग्रंथ लें, संपादन करें, अनुवाद करें, छापेंगे भी हम, कोई आगे तो आए, अनुवाद कीजिए, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत का, अंग्रेजी में, विदेशों के भी काम आए, हमारे भी काम आए। लेकिन संस्कृत का ये जो ग्रंथ भंडार है, ये हम लोगों को लगातार खोलना चाहिए। केवल आप देखिए, मैं सम्रांगण सूत्रधार का एक पार्ट दिखा रहा हूं, 8300 से ज्यादा, और इसमें 83 अध्याय हैं, 83 चैप्टर्स। ऐसा कोई विषय नहीं बचता है जो इससे बाकी रह जाता। अपराजित प्रच्छा एक पार्ट दिखा रहा हूं, इसके दो पार्ट हैं। ये लगभग 1800 पेज का ग्रंथ। और जब इस पर काम कर रहे थे तो मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं कि हर ग्रंथ किसी न किसी रूप में पूर्व परंपरा को ग्रहण करता है। अपराजित प्रच्छा सम्रांगण सूत्रधार पर आधारित है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हम काम कर रहे थे तो जो श्लोक इसमें खंडित थे वो उधर से लिए, जो उधर खंडित थे वो इधर से लिए। दोनों ग्रंथों को हम लोगों ने दो फाइल एक साथ बना के काम किया था। संस्कृत अभ्यास की वस्तु, संस्कृत इन ग्रंथों की आड़ में संग्रहण और संरक्षण की वस्तु। हम लोग यदि संस्कृत पर इसी तरह से काम करते रहे, आज हम लोगों को ये भी लोग कहते हैं, मित्र कहते हैं कि आप तो साहब शॉर्ट रूप में हमें समझा दीजिए। शॉर्ट रूप में ये टोडरमल, जो मुगल काल में बड़ा चर्चित नाम है टोडरमल का, उन्होंने महाराष्ट्र के पंडित नीलकंठ से, जो राम देवज्ञ के भाई, विदर्भ के, और बनारस में जाकर रह गए थे, उन्होंने अलग अलग सौख्य पर काम किया। उसमें से ये सौख्य था, और पुस्तक का नाम था टोडरानंद। नीलकंठ ने तैयार की। सब लोग उसको टोडरमल की रचना कहते हैं, जबकि नीलकंठ ने तैयार की। और इसने लिखा है संयोग से मूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में ये बात है। कई बार वो लिखता है तथा च पितृचरणे, टोडरानंद है। इस आधार पर हमने पकड़ा कि ये ग्रंथ टोडरमल का नहीं, नीलकंठ का है। कई सारी गुत्थियां, आप इसको भी देखिए, सारे के सारे विषय उसने शॉर्ट में निकाल लिए। लेकिन वास्तु के ग्रंथ यदि हम छोटे छोटे करते रहे तो ये जो विपुलता है ये समाप्त हो जाए। इनमें कितने सारे विषय, कितने सारे उपयोगी विषय, घोड़ों के स्थान कैसे हों, हाथियों के स्थान कैसे हों, आदमी के स्थान कैसे हों, औषधालय कैसा हो, रसायनशाला कैसी हो, प्रसूति कक्ष कैसा हो,
क्या नहीं दिया है, गौशाला कैसी हो। हैं? एक एक पक्ष हम लोगों को मिल जाता है यदि हम ध्यान दें। मित्रों, मैं आज इतनी ही बात कहना चाहता हूं। आप में से यदि ये जिज्ञासा जागी हो कि मुझे वास्तु के ग्रंथ देखने हैं, मुझे पढ़ने हैं, क्योंकि वास्तु वालों की मांग भी है, तो वास्तु के ग्रंथों की मांग क्यों नहीं होगी। नमस्कार।